वेलकम टू पनेशिया। आज पंजाब सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर इन पंजाब के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा कि पंजाब एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, जिसको हम एग्रेरियन इकोनॉमी भी कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले भी और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी पंजाब हमेशा से इंडिया का एक फूड ग्रेन प्रोड्यूसर रहा है और पंजाब को फूड ग्रेन बास्केट ऑफ द इंडिया भी बोला जाता था, क्योंकि इंडिया के फूड ग्रेन्स में पंजाब का एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन धीरे धीरे पंजाब के एग्रीकल्चर पैटर्न्स चेंज होते गए। पंजाब जिसकी पर कैपिटा इनकम इंडिया में सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, आज वो 10th रैंक पर एग्जिस्ट करता है। पंजाब जिसकी इकोनॉमी एट प्रेजेंट बहुत बुरी तरह से ड्विंडल कर रही है, जिसको आरबीआई भी वन ऑफ द मोस्ट लॉस मेकिंग इकोनॉमी में कंसिडर करता है। तो आइए हम पंजाब के एग्रीकल्चर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1960 और 61 में पंजाब का जो इंडिया की जीडीपी में शेयर था दैट वाज 3.2%। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखिए, 1960 का जो टाइम पीरियड था दैट वाज द टाइम पीरियड जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर यूएस से कुछ टीम्स आई जिन्होंने इंडिया में आकर हमारी एग्रीकल्चर को ऑब्जर्व किया, जिन्होंने हमें ये बताया कि हम इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसके अंडर HYV सीड्स इंट्रोड्यूस हुए, जिसके अंडर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स जैसी मशीनों को इंट्रोड्यूस किया गया और पंजाब में और पूरे इंडिया में इस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट देखने को पड़ा। तो 1960-61 की अगर हम बात करें तो पंजाब की जो जीडीपी है वो इंडिया की ओवरऑल जीडीपी में 3.2% कंट्रीब्यूट कर रही थी। 1970-71 तक आते आते ये शेयर बढ़ के 4.4% हो गया। काफी लंबा टाइम तक ये चीज ऐसे ही कांस्टेंट चलती रही, लेकिन फिर इसका डिक्लाइन शुरू हुआ 1990 से। 1990s इंडियन इकोनॉमी का वो टाइम पीरियड है जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया गया। सिंस देन अगर हम बात करें तो पंजाब की इकोनॉमी का जो शेयर है ओवरऑल जीडीपी में वो डिक्लाइन होता दिख रहा है, विच रीच टू 2.4%, सीधा 4.4 से 2.4% तक आ गया एंड सिंस देन इट इज़ ओनली डिक्लाइन। इस मैप में भी आप देख सकते हो पंजाब एंड हरियाणा की इकोनॉमीज का एक कंपैरिजन किया हुआ है। हरियाणा की इकोनॉमी ये ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका शेयर बढ़ता ही जा रहा है, और ये पंजाब की इकोनॉमी है जिसका पीक आया 1970-71 में एंड सिंस देन इट्स शेयर इन द जीडीपी हैज बीन फॉलिंग कॉन्टिन्यूसली। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी चीज का कंपैरिजन अगर हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे करें तो पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम थी 1970-71 में वो अपने पीक पर पहुंची। मतलब इंडिया की अगर पर कैपिटा इनकम 100 थी, पंजाब की पर कैपिटा इनकम 169 थी। इतना गैप था पंजाब और ओवरऑल इंडिया की पर कैपिटा इनकम में। फिर ये कम होती होती 106% पर आ गई नेशनल एवरेज का, और 1960 तक आते आते ये और ज्यादा एक बार तो बढ़ी, 70 तक बढ़ती गई। फिर इसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिला। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन ईयर 2000 तक पंजाब इंडिया की हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इकोनॉमी रही है एंड सिंस देन इट्स इकोनॉमी हैज बीन फॉलिंग, और अब अगर हम बात करें तो इट इज 10th अमंग द इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब इसका अगर हम रीज़न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि पंजाब का बहुत ज़्यादा हैवी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर फर्स्ट ऑफ ऑल एक नेचर पर डिपेंडेंट चीज़ है, और दूसरी चीज़ पंजाब में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी फॉल होती गई। उसके क्या रीजंस हैं, क्या चीज़ें हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। दूसरा रीज़न ये है कि जब पूरे इंडिया ने LPG पॉलिसी को फॉलो किया, इंडस्ट्रीज़ को ग्रो किया, पंजाब उस पॉइंट में पीछे रह गया, जिस वजह से 2000 ईयर के बाद पंजाब की पर कैपिटा इनकम इज कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग। तो हम डिस्कस करते हैं कुछ फैक्टर्स के बारे में, 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से आज पंजाब की पर कैपिटा इनकम इतनी फॉल हो चुकी है। आज पंजाब का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में इतना फॉल हो चुका है। फर्स्ट इज डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्वियसली पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो कम्प्लीटली MSP के ऊपर डिपेंडेंट है और वो सिर्फ उतनी इनकम के ऊपर स्टेगनेंट हो चुके हैं। दूसरी चीज पंजाब की फिस्कल पॉलिसी डिसफंक्शनल है। पंजाब गवर्नमेंट जितना कमा रही है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है। द डेफिसिट इन द इकोनॉमी इज राइजिंग विद एवरी ईयर। नेक्स्ट इज एरा ऑफ लिबरलाइजेशन का डिसएडवांटेज हुआ स्टेट को, क्योंकि स्टेट ने उन चीजों को अडेप्ट नहीं किया और आज पंजाब उन चीजों में काफी पीछे रह चुका है। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट रीजन इज ह्यूमन कैपिटल एंड इंस्टीट्यूशनल जो डेवलपमेंट है जो पंजाब में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जिसकी वजह से पंजाब इनोवेशन में भी पीछे रहा, जिसकी वजह से पंजाब में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का उतना ग्रोथ नहीं हुआ। सर्विस सेक्टर में भी उतनी हमें डाइवर्सिफिकेशन
डाइवर्सिफिकेशन देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली पंजाब की जीएसडीपी के बारे में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। पंजाब की जीएसडीपी में एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्री कितनी कंट्रीब्यूट करती है और सर्विस सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी, इसके बारे में अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। द पंजाब का जो एग्रीकल्चर है और वो पंजाब की जीडीपी में 26.7% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट में बात करें तो वो 24.6% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर पंजाब की टोटल जीएसडीपी में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, 26.7, एम्प्लॉयमेंट में 24.6। स्टेट हैज़ ओनली 1% एरिया ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर, लेकिन 1.5% एरिया सिर्फ पंजाब का ओवरऑल इंडिया में से, लेकिन राइस एंड व्हीट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 31% ऑफ राइस, 46% ऑफ व्हीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब ये कुछ मैप्स हैं जो हमें क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि कैसे पंजाब का जो एग्रीकल्चर है, हाउ इट इज़ लैगिंग बिहाइंड, कैसे पर एवरी ईयर बीता जा रहा है और पंजाब का एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट कैसे फॉल होता जा रहा है। इस मैप में आप देख सकते हो, पंजाब के मैप में एक जो राइज हमें लेटेस्ट देखने को मिला था, दैट वाज इन 2016-17। सिंस देन उसका जो राइज है वो कॉन्टिन्यूसली फॉल हो रहा है, मतलब पंजाब के एग्रीकल्चर का जो जीएसडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज फॉलिंग रैपिडली सिंस 2016-17, और ये बाकी स्टेट्स का डाटा है उनमें भी फॉल देखने को मिल रहा है। अब देखो, एग्रीकल्चर का जो जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसका फॉल होना, अगर हम कहें तो 100% गलत बात भी नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट फॉल होना और एग्रेरियन इकोनॉमी होने के बावजूद फॉल होना, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रॉब्लम हो सकती है। और ये भी एक डाटा है जो पंजाब के श्रिंकिंग एग्रीकल्चर के बारे में डिपिक्ट करता है। दिस रेड बार इज रिप्रेजेंटिंग एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन इन पंजाब। आप देख सकते हो 1990s में पीक में था एंड सिंस दैट इट हैज़ बीन फॉलिंग कॉन्टिन्यूसली, और एक बहुत बड़ा ड्रेस्टिक फॉल है, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट शुड बी एड्रेस्ड इन पंजाब। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री पंजाब की जीएसडीपी में 27.4% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, विच इज़ नियर अबाउट व्हाट एग्रीकल्चर इज डूइंग। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रही है 34.3%, तो इंडस्ट्री का एम्प्लॉयमेंट पंजाब में एग्रीकल्चर से ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्विस सेक्टर के बारे में। सर्विस सेक्टर जैसे आपको पता है इंडिया में भी सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं, जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ हम पंजाब के बारे में देखते हैं। पंजाब के केस में सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है 45% ऑफ जीडीपी ऑफ पंजाब एंड 41% टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पंजाब। तो सर्विस सेक्टर यहाँ पर भी जस्ट लाइक इंडिया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इन जीडीपी, लेकिन इंडिया में अगर हम एम्प्लॉयमेंट के केस में बात करें तब इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर नहीं करता, वो पंजाब के केस में ही ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। सर्विस सेक्टर जो ऑल इंडिया एम्प्लॉयमेंट है सर्विस सेक्टर का, दैट इज़ 29% और पंजाब में इट इज़ 41%। तो यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें पंजाब इकोनॉमी के सर्विस सेक्टर में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स इन पंजाब के बारे में, कैसे जो पंजाब है वो वीट एंड राइस पर इतना ज़्यादा पर्टिकुलर डिपेंडेंट हो चुका है और पंजाब जो है वो एक मोनोक्रॉपिंग पैटर्न में फंस चुका है। पंजाब की इकोनॉमी में एट प्रेजेंट मेजॉरिटी फार्मर सिर्फ 2 ही क्रॉप्स उगाते हैं, वीट एंड राइस। वो चीज़ें कैसे चेंज हुई उसके बारे में हम जानते हैं। पंजाब एट द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ये 17 मेजर क्रॉप्स ग्रो किया करता था, सो देयर वाज अ क्वाइट अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो पंजाब में ग्रो करते थे। 1966 की अगर हम बात करें तो पंजाब का 4179,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वाज अंडर कल्टिवेशन। इतनी पंजाब की जमीन के ऊपर खेती हुआ करती थी, जिनमें से 45% पे राइस एंड व्हीट ग्रो करता था और 54% के ऊपर अदर क्रॉप्स, मतलब इन 17 क्रॉप्स की खेती हुआ करती थी, जिनमें से 2 क्रॉप्स जो राइस एंड व्हीट थे 45% एंड अदर क्रॉप्स वर 54%। अब आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। 2014-15 का डाटा कहता है कि पंजाब का टोटल कल्टिवेबल एरिया इंक्रीज हुआ और इंक्रीज होकर हो गया 71,000 हेक्टेयर्स। अब आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन 71,100,000 हेक्टेयर्स में से 90% ऑफ एरिया ऑफ पंजाब वीट एंड राइस के ऊपर डिपेंडेंट हो गया और बाकी का 9.87% अदर क्रॉप्स के ऊपर शिफ्ट हुआ। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। वीट एंड राइस का पर्टिकुलर डाटा आप देखिए, इट इज अ वेरी शॉकिंग डाटा जो आप अब देखने वाले
सवाल है। वीट जो थी पंजाब में 38.64% था, विच वॉज 1600,000 हेक्टेयर्स बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन ये बढ़ा और बढ़ के 49% तक आ गया। तो इंक्रीज है, लेकिन बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इंक्रीज। राइस की अगर आप बात करें तो राइस जो पहले सिर्फ 6.8% ऑफ पंजाब की लैंड में ग्रो किया जाता था, राइस का शेयर 40.76% तक बढ़ा पंजाब। दिस इज द मेजर सिग्निफिकेंट थिंग, जहां से पंजाब की सारी प्रॉब्लम्स का ओरिजिनेशन हुआ। पंजाब में अगर हम रेनफॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इतनी सफिशिएंट रेनफॉल नहीं है कि हम नेचुरली राइस को ग्रो कर सके। इसीलिए पंजाब का इरिगेशन सिस्टम भी मैक्सिमम डिपेंडेंट है ग्राउंड वाटर के ऊपर, जिसकी वजह से एक्सेसिव ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हमें पंजाब की स्टेट में देखने को मिलती है। तो आप देखिए 6.8% से 40.76% का इंक्रीज हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। और यहीं पे अगर हम अदर क्रॉप्स की बात करें, जो अदर क्रॉप्स पहले 54% ऑफ पंजाब में ग्रो किए जाते थे, अब वो कम होकर सिर्फ 9.87% हो चुके हैं। सो दिस इज द विजिबल प्रूफ कैसे पंजाब में मोनोक्रॉपिंग पे कल्चर शिफ्ट हुआ और कैसे पंजाब की जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स थी वो खत्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू में। अब एमएसपी का अगर आप डाटा बहुत ध्यान से एनालाइज करेंगे कि तो आप देखेंगे कि एमएसपी जो राइस एंड व्हीट पे है वो उतने परसेंट से या उतने रेट से नहीं बढ़ रही है जो बाकी क्रॉप्स हैं उन पे एमएसपी सरकार ज़्यादा रेट से बढ़ा रही है। फिर भी पंजाब के किसान राइस एंड व्हीट क्यों ग्रो करना चाहते हैं? क्योंकि राइस एंड व्हीट में उनको एक परमानेंट प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट उनसे कंपल्सरी प्रोक्योरमेंट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट वो व्हीट एंड राइस पीडीएस सिस्टम के थ्रू आगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर डिस्ट्रीब्यूट करती है। इन रीजंस की वजह से जो एमएसपी है पंजाब का, उसने भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन किया। व्हीट एंड राइस पे डिपेंडेंट होने का मेन रीजन यही है कि जो एमएसपी है उसके अंडर परमानेंट प्रोक्योरमेंट जो है वो फार्मर्स को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में। एनपीके इज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम रेशो। जो एक एक्सेप्टेबल एनपीके रेशो है दैट इज 4:2:1। पंजाब का एवरेज है 36:9:1। पंजाब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से आज पंजाब की लैंड डिग्रेड हो चुकी है। पंजाब की क्रॉप्स में टॉक्सिसिटी लेवल इज़ वेरी हाई विच इज़ लीडिंग टू बायोमैग्निफिकेशन एंड बायोकेमुलेशन इन बॉडीज़। एंड पंजाब कंज्यूम 11% ऑफ टोटल पेस्टिसाइड्स कंज्यूम्ड इन इंडिया। आप ये देखो कि ईल्ड जो पंजाब का है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो एक एवरेज रेट पे चल रहा है सिंस 2000 here। पेस्टिसाइड कंजम्पशन अगर आप सेम टाइम पे देखें तो इट इज़ राइजिंग रैपिडली इन पंजाब। तो पेस्टिसाइड्स का जो रेट है वो भी बढ़ रहा है। फर्टिलाइजर ऑलरेडी पंजाब में ओवर कंज्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से पंजाब की जो क्रॉप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करें आउटपुट पर हेक्टर के बेसिस पे, तो आउटपुट पर हेक्टर के बेसिस पे वीट एंड राइस जो हैं वो 58th एंड 60th रैंक के ऊपर आते हैं। मतलब वीट जो है वो 49,916 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं हम पर हेक्टर के हिसाब से, एंड दिस इज फॉर पैडी। अब और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो पंजाब ग्रो कर सकता है, जिनकी पर आउटपुट हेक्टर जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज वेरी हाई, एंड दीज आर द टॉप 5। ग्रेप्स हैं, पपायास हैं, वाटरमेलन, बनाना, ऑरेंज, कॉलीफ्लावर्स, एंड देयर आर मेनी सच क्रॉप्स जिनकी प्रोडक्टिविटी वीट एंड राइस से ज़्यादा है। स्टिल द फार्मर्स ऑफ पंजाब आर डिपेंडेंट ऑन वीट एंड राइस। क्यों? क्योंकि उसमें परमानेंट प्रोक्योरमेंट मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने को मिलते हैं। देयर इज एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड नॉर्मन बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर एशिया, जिन्होंने स्टडी को कंडक्ट किया, और स्टडी को कंडक्ट करके उन्होंने हमें बताया इकोनॉमिक बैरियर्स इज द मेन रीज़न। जैसे फार्मर्स कई बार फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की खेती करते हैं, लेकिन मार्केट में उसका रेट बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, जिसकी वजह से वो मार्केट में उनका प्राइस गिर जाता है, तो वो बेचने के लिए विलिंग नहीं होते। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज। ऑब्वियसली देयर इज लिमिटेड स्टोरेज फैसिलिटी, जिसकी वजह से उनकी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है। नॉलेज एंड स्किल गैप है। ऑल्दो इंस्टीट्यूट्स लाइक PAU आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट थ्रू किसान मेलाज, लेकिन फार्मर पार्टिसिपेशन इज़ वेरी लेस, जिसकी वजह से उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं मिलती है। नेक्स्ट इज पॉलिसी skewed towards wheat and rice. This is a very major issue. Since green revolution, गवर्नमेंट का भी मेन फोकस wheat and rice पे ही चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है इससे हम इंडिया में फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं, इसमें हम इंडिया की हंगर प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें पता है कि फार्मर पॉलिसीज़ की वजह से wheat and rice ग्रो कर सकते हैं, तो हम पॉलिसीज़ को चेंज करके उसको शिफ्ट कर सकते हैं। सिंस ग्रीन रेवोल्यूशन, गवर्नमेंट का फोकस और पॉलिसीज wheat and rice के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। नेक्स्ट इज कि अगर हमें पंजाब में फार्मर्स को कुछ नया इंप्लीमेंट
इम्प्लीमेंट कराना भी है, देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। पंजाब में एवरेज फार्मर के पास जो लैंड है दैट इज़ 2 हेक्टेयर्स ओनली, विच इज़ वेरी वेरी लेस। तो अगर हमें उनको कुछ नई टेक्नोलॉजी देनी है, द लैंड, द पीस ऑफ लैंड शुड बी बिग, जिसके वो ऊपर नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट इज डेट एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेट इन पंजाब। फार्मर्स इन पंजाब कमिट सुसाइड रैपिडली, विच इज़ ऑल्सो अ मेजर इशू। एनवायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जैसे पेस्ट अटैक मेजरली ऑन क्रॉप्स लाइक कॉटन, जिसकी वजह से अब पंजाब में फार्मर्स ने क्रॉप की खेती करनी काफ़ी कम कर दी है। नेक्स्ट इज वीक मार्केट लिंकेज है, इनएडिक्वेट प्राइस रियलाइजेशन। फार्मर्स को ये नहीं पता कि अगर उन्होंने अपना प्रोड्यूस बेचना है तो वो कहाँ बेचने के लिए जाए, और अगर हम उनको प्रमोट करें कि वो पंजाब से बाहर जाकर बाकी स्टेट्स की मार्केट्स में चीज़ों को सोल्ड करें, तो उनको उस चीज़ की अवेलेबिलिटी के बारे में नॉलेज बहुत कम रहती है। सॉल्यूशंस के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, दैट इज़ द मेजर पार्ट। सबसे पहले सस्टेनेबल रिसोर्स यूज़ के ऊपर फिक्स करना चाहिए, जिसमें एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल होती है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स की। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में फार्मर्स मल्टीपल एक्टिविटीज़ को फार्मिंग में इन्वॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि फिश पॉन्ड पोल्ट्री इंटीग्रेशन, डेयरी क्रॉप इंटीग्रेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री इंटीग्रेशन, हॉर्टिकल्चर लाइफस्टॉक इंटीग्रेशन। रादर देन कि वो सिर्फ फूड क्रॉप्स उगाएं, वो साथ में एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप कर ले। जैसे फिश पॉन्ड एंड पोल्ट्री एक साथ करेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। डेयरी क्रॉप और इंटीग्रेशन, डेयरी और क्रॉप्स का इंटीग्रेशन होना चाहिए तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो ये एक बहुत ही सस्टेनेबल एंड प्रैक्टिकली वर्केबल आइडिया है जो पंजाब के फार्मर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि जो खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप इज राइस, जो मेजरली पंजाब में उगाया जाता है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है मेज़ के साथ। और मेज़ के मल्टीपल यूजेस हैं, जैसे मेज़ को लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री का जो सेक्टर है उसमें यूटिलाइज किया जाता है। पानी का यूज़ ये कम करता है। इट कैन रीस्टोर सॉइल फर्टिलिटी एट प्रेजेंट। स्टार्च इंडस्ट्रीज में यूज़ हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एट प्रेजेंट गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रमोट कर रही है, और इथेनॉल ब्लेंडिंग हम मेज़ जो है उससे डराइव कर सकते हैं, और वहाँ से पंजाब एक ऑल द वे नई इंडस्ट्री ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग पंजाब में डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग फॉर दैट। इरिगेशन सिस्टम पंजाब का कैनाल्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे वाटर डिप्लीशन का प्रॉब्लम जो है वो कुछ हद तक सॉल्व हो सके। नेक्स्ट इज कुछ वर्केबल ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं पंजाब के, जिसको फॉलो किया जा सकता है, जैसे मेज, व्हीट एंड ग्रीन पीस, मेज पोटैटो एंड व्हीट, मेज पोटैटो एंड अनियन। मतलब पूरे एक क्रॉपिंग सीजन में, एक पूरे साल में ये 3-3 क्रॉप्स के पैटर्न्स जो हैं वो पंजाब के फार्मर फॉलो कर सकते हैं, जो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। पंजाब ट्रेडिशनली हमेशा से मिलेट्स ग्रो करता है, तो पंजाब दोबारा से मिलेट्स प्रोडक्शन के ऊपर भी फोकस कर सकता है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट फील्ड पे इंडियन गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है। नेक्स्ट इज हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर, जो क्रॉप्स हैं उनकी खेती करनी चाहिए। फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनको जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे, एक तो इनका प्राइस स्टेबलाइज रहेगा, इनकी मार्केट्स डेवलप होंगे, और पंजाब इस पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिफिकेशन भी कर जाएगा। सो दीज आर ऑल द सॉल्यूशंस। अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करें, सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है एग्रीकल्चर में, इन अलग अलग सेक्टर्स, उनको क्रेडिट पहुँचाने के लिए, उनके इनकम स्टेबलाइज करने के लिए, हमारी फार्मिंग को दोबारा से सस्टेनेबल एंड नेचुरल फार्मिंग पे शिफ्ट करने के लिए। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट स्कीम्स। ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग इट्स पार्ट। अब जैसे पंजाब गवर्नमेंट भी स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए 500 करोड़ का बजट लेकर आई है। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग टू सपोर्ट द फार्मर्स। तो सो कंक्लूड करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर पे अपनी पॉलिसीज को स्क्यू करने की बजाय पंजाब एंड इंडियन गवर्नमेंट को पंजाब में इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर को भी साइमल्टेनियसली सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, देयर शुड बी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स विच इज एट प्रेजेंट इनएविटेबल। जितना डाइवर्सिफिकेशन एटलीस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले था, उतना डाइवर्सिफिकेशन मिनिमम पंजाब में एट प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट को लॉन्च करने चाहिए, जिसमें फार्मर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए क्रॉप रोटेशन के बारे में। नेक्स्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली शुड बी मेड अवेलेबल टू द फार्मर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक मेजर रोल प्ले कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि पंजाब के जो किसान हैं उनके पास ज़मीन बहुत कम है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिए वो नई टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं और नई चीज़ों को पंजाब में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अवेयरनेस देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए सॉइल हेल्थ के ऊपर। उनको बताना चाहिए कि द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स दे आर यूजिंग, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग देयर सॉइल हेल्थ
and their health as well. And last for all, promotion of organic farming in Punjab. तो इन सब चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं, there are obviously some practicable solutions to this problem. तो ये है पंजाब के एग्रीकल्चर के बारे में। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर।